हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के चैप्टर मुद्रा और साख के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम जानेंगे, जब हमारे देश में या विश्व में मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लेन देन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी उसको वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम कहा जाता है। उस सिस्टम में क्या होता था, जिस व्यक्ति को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती और उसके पास जो चीज़ है उसके बदले में वो अपनी आवश्यकता की चीज़ दूसरे से ले सकता था। वस्तुओं के लेन देन की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे मेरे पास जूते हैं और मुझे बैग की आवश्यकता है, तो मैं अपने जूते दूसरे को देकर उससे बैग प्राप्त कर सकता हूँ। या एक और उदाहरण ये है कि मेरे पास सेब है और मुझे किसी दूध की या टमाटर की या गेहूं की कोई अन्य चीज़ की आवश्यकता है, तो मैं अपने पास जो गेहूं या सेब है उसके बदले में अपनी आवश्यकता की चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये था बार्टर सिस्टम, जो प्राचीन समय से पूरे विश्व में चलता आ रहा था, जब कहीं पर भी मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो मुद्रा के आने के बाद जो ये वस्तु विनिमय प्रणाली है, बार्टर सिस्टम है, ये ख़त्म हो गया। आगे हम देखेंगे कि बार्टर सिस्टम में कुछ फ़ायदे थे, कुछ नुकसान थे। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ा जो नुकसान था वो था ये कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए था। आगे एक स्लाइड में हम देखेंगे कि आवश्यकता का दोहरा संयोग से क्या अभिप्राय है। तो आगे देखते हैं क्या है। आगे है मुद्रा, करेंसी। मुद्रा पैसे के उस रूप को कहते हैं जिससे हम हमारे दैनिक जीवन में कोई भी चीज़ खरीदते हैं या हमारी कोई चीज़ बेचते हैं तो उसके बदले हम मुद्रा प्राप्त करते हैं। मुद्रा कई प्रकार की हो सकती है, सिक्के भी हो सकते हैं, कागज़ भी हो सकते हैं। आजकल प्लास्टिक मनी भी है, डिजिटल मनी भी है। प्लास्टिक मनी में हम एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सभी को काउंट कर सकते हैं। लेकिन मुद्रा का जो सबसे प्रसिद्ध रूप रहा वो धातु मुद्रा का रूप रहा। धातु मुद्रा में भी मुद्रा के दो रूप थे। एक था ऐसा कॉइन, ऐसी धातु का बना हुआ जो जिसका वो सिक्का बना हुआ है उसके बराबर ही उसकी कीमत है। जैसे सोने का या चांदी का कोई सिक्का है और उसके वेट के हिसाब से उसकी कीमत होती थी। ये पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जो सिक्के यूज़ किए जाते हैं वो उनकी फेस वैल्यू होती है, वो फुल बॉडी कॉइन नहीं होते। उनके ऊपर कुछ लिखा होता है, 5, 10 या 15, 20 या 250 कुछ भी लिखा होता है। लेकिन अगर हम उसकी कीमत है उसको उसकी धातु के हिसाब से नापेंगे तो उतनी कीमत नहीं होगी, लेकिन उसके फेस के ऊपर जो जितनी वैल्यू लिखी हुई है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू रहेगी। ये था मुद्रा, करेंसी। इसका हम प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं, हर एक चीज़ के लिए करते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बैंकिंग। बैंकिंग किसी भी देश का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है उसकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। बैंकिंग से अभिप्राय ऐसे संस्थान से है जो उधार देने और निवेश करने के उद्देश्य से जनता से पैसा लेता भी है। मतलब कि जिस व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन है वो अपने धन से ब्याज प्राप्त करने के लिए बैंकों में निवेश कर सकता है, और जिस व्यक्ति के पास धन की कमी है तो वो कुछ जमादार जमा करा के बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से ब्याज देता रहता है। ये था बैंक। बैंकों में भारत में जो आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का इतिहास है वो 200 साल पुराना है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई थी, जब 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 बैंकों की शुरुआत हुई थी, तब से भारत में बैंकिंग की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं बैंक और साख में क्या फर्क है, साख से क्या अभिप्राय है और बैंक से क्या अभिप्राय है।
साख से अभिप्राय है जब व्यक्ति किसी निजी व्यक्ति से या निजी क्षेत्र के किसी कंपनी से कोई ऋण प्राप्त करता है तो उसको हम साख कहेंगे। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये साख का उदाहरण है। अच्छा, और बैंक एक सरकारी संस्था है, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, लेकिन वो एक संस्था है जो लाभ प्राप्त करने के लिए जमा स्वीकार करती है। ये बैंक का उदाहरण है। बैंक को हम औपचारिक संस्था मानेंगे और साख को हम अनौपचारिक संस्था मानेंगे ऋण प्राप्त करने के लिए। बैंक कुछ नियम और शर्तों का, कानूनों का पालन करते हुए ऋण देता है, जमा स्वीकार करता है, जबकि जो साख है उसमें कोई खास नियम कानूनों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह ऐसा 10-20 लोगों का समूह होता है जो अपनी इच्छा से जुड़ते हैं और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जुड़े रहते हैं। इसकी मुख्य कार्य फंक्शंस क्या क्या हैं? यह नियमित रूप से अपनी आमदनी में थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं। स्वयं सहायता समूह के जुड़े हुए लोग नियमित रूप से अपनी आमदनी से थोड़ी थोड़ी बचत करते रहते हैं। दूसरा, ये व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं। मतलब ऐसे काम करता है ये स्वयं सहायता समूह, 10-20 लोग अपनी नियमित आमदनी से कुछ न कुछ जोड़ते रहते हैं और उन 10-20 व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को जब ऋण की आवश्यकता होती है तो वो उस जुड़ी हुई राशि में से उन व्यक्ति उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से, स्वयं सहायता समूह से जो ऋण है वो आसान किस्तों पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें हिस्सेदार है, खुद भी हिस्सेदार है और उसमें जुड़े हुए लोग भी उसके विश्वसनीय लोग हैं। इसलिए उसे ऋण है आसान शर्तों पर मिल जाता है, कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब हम बात करते हैं आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है जब दो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा के उपयोग के बिना वस्तु विनिमय के लिए करते हैं तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मुझे आवश्यकता है किताबों की और मेरे पास है गेहूं, तो मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसको गेहूं की आवश्यकता है और उसके पास किताबें हैं। तो ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है इस समय में कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसके पास मेरी ज़रूरत की चीज़ हो और उसको उस चीज़ की आवश्यकता है जो मेरे पास अधिक मात्रा में, जैसे कि मेरे पास गेहूं या केले हैं और मुझे आवश्यकता है किताबों की, तो मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास किताबें हैं और उसको आवश्यकता है केलों की, तो मैं अपने केले लेकर उससे किताबें प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार हो गया तो हमें ये जो आवश्यकता का दोहरा संयोग था इसकी समाप्ति होगी। क्यों? मेरे पास गेहूं है, मैं अपने गेहूं के बदले मुद्रा प्राप्त कर सकता हूँ किसी भी व्यक्ति से जिसको चाहे गेहूं की आवश्यकता है या नहीं भी है, और उस मुद्रा के बदले मैं अपनी आवश्यकता की चीज़ जैसे कि किताबें किसी तीसरे व्यक्ति से आसानी से खरीद सकता हूँ। लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो ये डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स था, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब मुद्रा का प्रयोग देख लेते हैं हम। मुद्रा का प्रयोग है विनिमय के लिए किया जाता है, मतलब वस्तुओं की अदला बदली के लिए। हम अपनी आवश्यकता की चीज़ मुद्रा से खरीद सकते हैं और अपनी चीज़ जो बेच रहे हैं उसके बदले में हम मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। तो मुद्रा का प्रयोग एक बार की चीज़ें खरीदने और बेचने में किया जाता है। मुद्रा का प्रयोग विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे वकील से या डॉक्टर से हम सलाह लेते हैं तो उसके लिए भी हम मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा, मुद्रा की सहायता से कोई भी अपनी चीज़ें बेच भी सकता है और दूसरे की चीज़ें खरीद भी सकता है। ये था मुद्रा का प्रयोग। अब हम देखेंगे बैंकों की जो ऋण संबंधी गतिविधियां होती हैं उनको देखेंगे। भारत में बैंक हैं, अपनी जितनी भी राशि उनके पास जमा है उसका 15% हिस्सा अपने पास रखती है। मतलब कि बैंकों के पास लोगों ने जितना धन जमा कराया है उस सारे धन को वो ऋण के लिए, ब्याज के लिए दूसरे लोगों में बांट नहीं सकती। क्यों नहीं बांट सकती? क्योंकि
ऐसा माना जाता है कि कभी समाज में ऐसी कोई अफवाह फैला दी जाए कि बैंक बंद होने वाला है, तो सारे के सारे लोग अपनी जमा राशि, अपना निवेश निकालने के लिए बैंक की तरफ भागेंगे। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बैंक ने ये नियम बनाया गया है कि जितना भी निवेश उसमें हुआ है उसका 15% हिस्सा वह अपने पास रखेगा, ताकि लोग अपने जब जमा राशि को निकालने के लिए एकदम से आने लगे तो बैंकों के सामने कोई समस्या न आए। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों में हम देखते हैं कि जमा राशि के एक बड़ा भाग है वो ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब बैंकों की आय का मुख्य साधन क्या है? लोगों से निवेश प्राप्त करना कम ब्याज दरों पर, और जिन लोगों को ऋण की आवश्यकता है उनको ऋण देना ज़्यादा ब्याज दरों पर। इस ब्याज दर का जो अंतर है, मतलब कि लोगों द्वारा जमा किए हुए निवेश के ऊपर जो बैंक ब्याज देता है और लोगों को दिए हुए ऋण के बदले में जो ब्याज लेता है बैंक, इस दोनों के ब्याज का जो अंतर है वही बैंक की आय का मुख्य साधन होता है। अब हम देखते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। औपचारिक क्षेत्र में साख से अभिप्राय है जब बैंक या सरकारी समितियों या सहकारी समितियों से कर्ज या ऋण प्राप्त करते हैं लोग, तो उनको हम औपचारिक क्षेत्र में साख कहते हैं। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक के कुछ कार्यों के ऊपर हम नज़र डालते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी और नोट जारी करने के लिए बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। दूसरा, रिजर्व बैंक समय समय पर बैंकों से जानकारी लेता रहता है कि उनके पास कितना पैसा जमा है और उन्होंने किसको कितना ब्याज, मतलब ऋण किस ब्याज दर पर दिया है। ये भी रिजर्व बैंक का काम है कि वह बैंक जो ऋण दे रहे हैं लोगों को उसके ऊपर नज़र रखता है।